सो आई गेस नाउ आई एम ऑडिबल। चलिए तो शुरू करेंगे। सो मणिपुर इन दिस इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस। ओके, सो बिफोर मूविंग टू दिस वी हैव टू सी द एथनिक प्रोफाइल। अगर आप एथनिक प्रोफाइल देखेंगे मणिपुर की तो आपको चलिए सो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे कैसे जो है डिविजन्स हैं। तो यू हैव कुकीज 15%, यू हैव माइती कम्युनिटी 53%, नागास 24%। ओके, देन देर आर अदर कम्युनिटीज। तो प्राइमरीली जो यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं वो होते हैं ट्राइबल्स वर्सेस वैली पीपल एंड माइती कम्युनिटी। दे आर लिविंग इन दिस वैली। तो ये जो आप 53% देख रहे हैं, दे आर प्राइमरीली रिजाइडिंग इन द वैली। इनको बोला जाता है वैली पीपल। ओके, सो ये एक बड़ा डिफरेंस है उनके बीच में। नाउ द वैली पीपल देयर इन मणिपुर, दे हैव ऑल द फैसिलिटीज। वैली पीपल के पास इन कंपैरिजन टू ट्राइबल्स फैसिलिटीज ज्यादा हैं, बिकॉज ये बहुत ही क्लोज इम्फाल वैली के अंदर ही रह रहे होते हैं। तो आप ये येलो पार्ट देख सकते हैं, वहीं पे ही मेजरली रिजाइड कर रहे हैं। 53% पॉपुलेशन। नाउ दे ऑलरेडी हैव देयर रिप्रेजेंटेशन। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें आप, चाहे वहां पे ओके आप ब्यूरोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो ये दे ऑलरेडी हैव द रिप्रेजेंटेशन। अच्छा खासा उनका रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी है। Now, dispute majorly started with the court judgment to give ST status to Maitis, कि मैती कम्युनिटी को भी एसटी की जितने बेनिफिट्स हैं वो मिलने चाहिए। अब देखिए मणिपुर के अंदर ऑलरेडी जो है, जो डोमिनेंस प्राइमरीली है वो आपको मैती कम्युनिटी का नजर आएगा। उस सिचुएशन के अंदर अगर आप फर्दर उनको और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दे देंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी गुड। वो ठीक नहीं है, ऐसा लोकल्स कह रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का अपना विजडम है। सो इस वजह से जो है ये मेजरली डिस्प्यूट शुरू हुआ। लेकिन अगर हम ओवरऑल मणिपुर की प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करें कि रीजन क्या है, कि भाई क्यों इतनी ज्यादा ट्रबल वहां पे आती है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको जानना जरूरी है। तो देखिए मेंस के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी से रिलेटेड। चाहे आप मेंस 2019 उठा के देख लीजिए, 2017 उठा के देख लीजिए, तो उसका एक ब्रॉडर एस्पेक्ट ये होता है क्वेश्चन का कि भाई रीजन पूछते हैं वो, कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वही आपको जो है अपने आंसर में देना होता है। एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू रिफ्लेक्ट हियर। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, अब देखिए एथनिक टेंशन्स अगर हम देखें तो मणिपुर में डाइवर्स पॉपुलेशन है। हमने अभी जस्ट देखा यहाँ पे मैतीज हैं, नागाज हैं, कुकीज हैं एंड बाकी अदर्स भी यहाँ पे रह रहे हैं। तो एथनिक राइवलरीज हैं जो यहाँ पे रहती हैं, हिस्टोरिकल राइवलरीज हैं ये, एंड दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर। दिस इज वन सच प्रॉब्लम विच इज एग्जिस्टिंग। अब इतना ही नहीं है, इन सब के अपने अपने इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। ओके, सो दे ऑल हैव देयर ओन इंसर्जेंट ग्रुप्स। इसकी प्रॉब्लम क्या है, आपको ये नहीं पता होगा हमारी गवर्नमेंट को कि किससे जाके बात करें। सो देर आर वेरियस इंसर्जेंट ग्रुप्स दैट आर देयर, वो अपने हिसाब से लड़ाई लड़ते हैं। देर इज अ डिमांड फॉर सोवरेनिटी, दे वांट मोर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी चाहते हैं, ओके सोवरेनिटी चाहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रीक्वेंट क्लैशेस जो है ये होते हैं, और आर्मी वहां पे डिप्लॉयड है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट वो वहां पे जो है एग्जिस्टेंस में है। ओके, और जो डिवाइड मैंने आपको बताया हिल वर्सेस वैली डिवाइड, दैट इज एग्जिस्टिंग। एंड दैट इज ऑल्सो अ कल्चरल डिवाइड। सिर्फ वो एक तरीके से रहन सहन का डिवाइड नहीं है, कल्चरल डिवाइड है। ट्रेडिशनली दे वर फाइटिंग विद ईच अदर। सो रेगुलरली इन चीजों की वजह से जो है टेंशन्स बढ़ जाते हैं। अब देखिए अगर हम बाकी पॉलिटिकल फैक्टर्स को देखें, सो इट इज कंसिडर्ड, जो स्टेट गवर्नेंस में लगता है, कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इनको मार्जिनलाइज कर देती है, मतलब इनके डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देती है। दैट इज समथिंग हाईलाइटेड। ओके, तो ये बड़ा पॉलिटिकल फैक्टर है और बिल्कुल एक वैलिड फैक्टर है कि दे आर मार्जिनलाइज्ड। देन देर इज डिमांड फॉर इक्विटेबल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन अमंग द एथनिक ग्रुप्स। तो ये डिमांड अक्सर यहाँ पे रहती है। अब आगे देखिए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को अगर आप एक्सप्लोर करें तो लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल यहाँ पे है। अब किस रीजन की वजह से है ये, देखिए ये स्पाइरल होता है। एक इंसर्जेंसी एक फैक्टर उसमें रहेगा ही रहेगा। जहां पे इंसर्जेंसी होगी वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ओके, दैट इज द प्रॉब्लम। अब इंसर्जेंसी के रीजंस में ज्योग्राफिकल फैक्टर भी है,
प्लस हिस्टोरिकल फैक्टर भी है, हिस्टोरिक निग्लेक्ट, जोग्राफिकल निग्लेक्ट, आप वहां पे कनेक्ट नहीं कर सकते हो, माउंटेनियस एरियाज है, जंगल एरियाज है, कैसे हम करेंगे। हिस्ट्री का क्या मैं बताऊं, अब देखिए बांग्लादेश बन गया, जब से इंडिया का पार्टीशन हुआ है आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। अगर हम असम की कनेक्टिविटी बाकी पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के साथ करेंगे तो आपको पूरा ऊपर से घूम के आना पड़ेगा। पहले बांग्लादेश नहीं था तो फिर भी यूनिफॉर्म कनेक्टिविटी हो जाती थी, अब वैसा नहीं है। अगर आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखें या अनएम्प्लॉयमेंट देखें, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ में काफी ज्यादा है, फ्रस्ट्रेशन है, एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग इन इंसर्जेंसी। सो यू कैन इजिली सी कि लैक ऑफ डेवलपमेंट is one factor which is contributing towards you can say increase in insurgency। ये एक रीजन है जिस वजह से इंसर्जेंसी जो है वहां पे इंक्रीज हो रही है। देन क्रॉस बॉर्डर, बिल्कुल वहां पे इंटरफेरेंस है, इंटरनेशनल बॉर्डर है म्यांमार के साथ, और ये बॉर्डर जो है हमारा पोरस बॉर्डर है, यहाँ पे फेंसिंग नहीं है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के केस में आपकी फेंसिंग होती है, इधर फेंसिंग नहीं है। आप लोग वहां से आते जाते रहते हैं स्मूथली, जो है वो आना जाना हो जाता है उनका। इलीगल ट्रेड बहुत है, स्मगलिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और अगर आप बात करेंगे तो देर इज अ नेक्सस, नेक्सस इज टेरर आउटफिट्स, ये ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम ग्रुप्स होते हैं उनके साथ मिलके वहां पे काम करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स मेक द सिचुएशन कॉम्प्लेक्स। इन सभी फैक्टर्स की वजह से सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू फाइंड द सोल्यूशन। अब अगर आप इस PYQ को देखेंगे तो देखिए ये PYQ कैसे पूछा उन्होंने, मेंस 2019 में पूछा, उन्होंने कहा क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट्स इज ओनली वन ऑफ द सेवरल सिक्योरिटी चैलेंजेस। बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वहां पे, जैसे मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज क्राइम का सिंडिकेट बिल्कुल वहां पे एग्जिस्ट करता है। ओके, लैक ऑफ डेवलपमेंट आप लिखोगे, कनेक्टिविटी आप लिखोगे, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज आप लिखोगे, यू विल टॉक अबाउट ऑल दीज फैक्टर्स, तब जाके इसका आंसर बनेगा। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट हैज इन्फेस्टेड विद इंसर्जेंसी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, एनालाइज द मेजर रीजन फॉर सर्वाइवल ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी इन दिस रीजन। और स्पेसिफिकली अगर हम कंपेयर करें, मणिपुर के अंदर ही सबसे ज्यादा इंसर्जेंसी है। अगर आप रेस्ट ऑफ द स्टेट्स को कंपेयर करेंगे, त्रिपुरा शांत हो चुका है, मिजोरम शांत हो चुका है, नागालैंड में वी आर जस्ट अबाउट टू कंक्लूड, मणिपुर इज वन एरिया जहां पे अभी भी इंसर्जेंसी के केसेस बहुत ज्यादा है। नाउ प्राइम रीजन इज दिस, देर इज मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एथनिक ग्रुप्स। ओके, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जितने एथनिक ग्रुप्स उन सबके अपने अपने इंसर्जेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। अब इन दैट पर्टिकुलर केस इंसर्जेंसी जो है आप कंट्रोल कर ही नहीं पाते हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यू डोंट नो विद whom यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए अगर आप बातचीत करेंगे, टॉक्स करेंगे, सो क्वेश्चन इज विद whom, किससे आप बात करेंगे, कौन है रियल रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज नॉट क्लियर हियर, वो बिल्कुल भी क्लैरिटी के साथ हमें नहीं पता। तो इस रीजन की वजह से मणिपुर के अंदर जो है अभी भी जो है इंसर्जेंसी अभी भी स्ट्राइव कर रही है, एंड दैट इज सॉर्ट ऑफ अ चैलेंज फॉर अस। वो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो मूविंग फर्दर, आगे चलते हैं, देखिए अखबार में क्या कह रहे हैं। सो देन देर इज दिस, UN raises alarm as climate talks kicks off in Azerbaijan। ओके, सो COP29 की मीटिंग हो रही है, ऑलरेडी चीजें हाईलाइट कर दी गई हैं, मतलब सिचुएशन जो है वो काफी खराब है। देखिए अब की बार जो हमारा एजेंडा होगा, एजेंडा इज दिस रिलेटेड टू क्लाइमेट फाइनेंसिंग। ओके, क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेके जो है काफी ज्यादा बातचीत होगी, बट उससे पहले आप देख लीजिए कैसे चीजें इन्होंने हाईलाइट की हैं। सो यूनाइटेड नेशन ने ऑलरेडी जो है वार्न कर दिया है, देखिए दैट this decade 2015 to 2024 is the warmest decade on record। okay, global warming 1.3 डिग्री above the average रहा है। अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे तो उससे 1.2 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा था, अब 1.3 चल रहा है। if we go like this it will be very difficult to achieve the climate change challenge, जो target that we have। तो जो हमारा टारगेट है कि 2 डिग्री से कम रखना है टेम्परेचर, वो बहुत डिफिकल्ट है, अनअचीवेबल सा हो रहा है, बिकॉज देर इज नो कंसेंसस, नो रेगुलर एफर्ट बाय द पीपल। वो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे नजर आ रही है। अब पॉलिटिकल कंटेक्स्ट इसका देख लीजिए क्या है। डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन री इलेक्टेड एंड ही डजंट केयर अबाउट क्लाइमेट चेंज।
उनके हिसाब से क्लाइमेट चेंज है ही नहीं। ओके, एंड एक पोटेंशियल ये है कि ये पेरिस एग्रीमेंट से यूएस को फिर बाहर लेके जा सकते हैं। और अगर आप वेस्ट एशिया में वॉर की बात करें या यूक्रेन की वॉर वॉर की बात करें, वॉर से प्रॉब्लम क्या है, ये पूरे दुनिया का अटेंशन डाइवर्ट कर देता है। पहले हमारा एक फोकस था कि हम क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ रहे थे, सब लोग यूनाइट होके, अब सब लोग लड़ रहे हैं। सो इन दिस वॉर टाइप सिचुएशन, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू बिल्ड सम कंसेंसस। किस तरीके से आप कंसेंसस बिल्डअप करेंगे वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। दैट इज़ अ बिग चैलेंज, वो सबसे बड़ा चैलेंज भी है यहाँ पे। ओके, सो विल सी हाउ थिंग्स विल प्रोसीड। अब देखिए, अब की बार जो डिस्कशन है उनका फोकस होगा न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स पे। ओके, एंड द आइडिया इज टू फर्दर इंक्रीज द करंट 100 बिलियन ईयर टारगेट। अभी तक 100 बिलियन ईयर का टारगेट था, उसको बढ़ा दिया जाएगा बिकॉज दिस 100 बिलियन इज इनएडिक्वेट। नाउ आई विल शो यू सम रियलिटी हियर। रियलिटी इज दिस, डेवलप्ड वर्ल्ड अगर आप इनकी बात करेंगे, दे वर नॉट एबल टू मीट दिस टारगेट। ओके, तो अभी तक वो इस टारगेट को नहीं पूरा कर पाए हैं ढंग से। नाउ द पॉइंट इज दिस, इफ वी आर गोइंग टू फर्दर इंक्रीज इट, अगर आप इसे फिर बढ़ा देते हैं, तो इज देयर एनी गारंटी दैट दे विल बी एबल टू, यू कैन से, फुलफिल दैट? क्या कोई गारंटी है? नहीं है कोई गारंटी। तो ये एक चैलेंज है। अब देखो, क्यों डेवलप्ड वर्ल्ड क्लाइमेट फाइनेंस नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए आपको ग्लोबल एनवायरनमेंट भी समझना पड़ेगा। ये बहुत ही टफ टाइम चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर ही चल रहा है टफ टाइम। इकोनॉमी जो है वो इतनी अच्छी नहीं चल रही है, इकोनॉमिक डाउन है, स्लो डाउन है, मल्टीपल डेवलप्ड नेशंस दे आर फेसिंग दिस ट्रबल। और ऐसी सिचुएशन में आप उनसे क्लाइमेट फंडिंग की जो है उम्मीद करना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। But we can still do international appeals, and discussions are still on. Okay, and countries, they have to see things as their self interest, कि ये किसी और का इंटरेस्ट नहीं है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ना, ये सबके लिए ही जरूरी है। सो दैट इज व्हाट द नेशंस दे हैव टू सी दिस। अब अगर वो इस टाइप की चीज नहीं देखेंगे, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट थिंग्स टू इम्प्रूव, चीजें अच्छी हो जाएं, आप वो चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग हाईलाइटेड हियर, वही चीज यहाँ पे हाईलाइट की गई है। अब जो कॉप 29 है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? क्लाइमेट एडेप्टेशन फोकस होगा, मिटिगेशन होगा, एड्रेसेस द लॉस एंड डैमेजेस। ओके, देखो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इट इज द सेम फॉर ऑल। बात ये है कि इस पे फर्दर क्या डेवलपमेंट हो रही है। अगर आप पिछले कई बार की मीटिंग्स को आप उठा के देख लोगे, यू विल सी कि चीजें बढ़ ही नहीं रही है। इट्स द सेम वर्ड्स आर बीइंग रिपीटेड। मुद्दे, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। अगर आप कुछ अचीव करोगे, ग्राउंड पे दिखेगा, वही बात है ना। जब तक ग्राउंड पे कुछ नहीं है, आप हर बार सेम वर्ड्स चल रहे हैं। सो दैट इज समथिंग वी हैव टू लुक इनटू। अब आइडिया यही है कि कैसे जो है आप इन टारगेट्स को अचीव करोगे, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स को। ओके, तो अभी तक चल क्या रहा था? अभी तक सीबीडीआर चल रहा था। सीबीडीआर के अंदर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस था, कि सब लोग अपने अपने हिसाब से जो है डिसाइड करेंगे कि क्या टारगेट वो रखेंगे। अब वहां से आगे मूव करके हम न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स पे चल रहे हैं। बिकॉज इस सीबीडीआर का प्रॉब्लम ये था, देर वॉज नो अकाउंटेबिलिटी इन दैट, कि कौन सा कंट्री अपने यहाँ पे कितना क्लाइमेट चेंज में काम कर रहा है, उसको लेके क्वेश्चन मार्क बन के आया था कि आप कैसे किसी को अकाउंटेबल बना सकते हो। मुझे ही डिसाइड करना है कि मेरा टारगेट क्या है, और मैं ही अगर ना अचीव करूं, हाउ आर यू गोइंग टू, यू कैन से, फिक्स माई अकाउंटेबिलिटी? नाउ टू मूव अवे फ्रॉम दैट, वहां से आगे बढ़ने के लिए हमारे पास ये न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स का अरेंजमेंट आया है। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू, यू कैन से, फिगर इट इन आवर माइंड। अब आगे बढ़ते हैं, अखबार को देखते हैं। तो दीज वर द टू न्यूज। ओके, तो इलेक्शन चल रहा है यहाँ पे, इलेक्शन चलते रहेंगे, वी विल नॉट गेट इनटू दैट, उसको लेके बात नहीं होगी हमारी। ओके, अब मेन कहानी जो यहाँ पे निकल के आती है, दैट इज, अच्छा, सी प्लेन चलाया जा रहा है। देखिए, इट्स अ गुड गुड इनिशिएटिव। सी प्लेन अगर ये कामयाब हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ट्रैफिक की, एंड इट्स अ रियली गुड मोड ऑफ, यू कैन से, ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रायल जो है रिफॉर्म्स, ये हमारे चीफ जस्टिस साहब का फोकस होगा। अब देखिए, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जज की, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? एटलीस्ट
5 years as a judge of high court or 2 high courts in succession, okay, or at least 10 years as an advocate of high court or 2 or more in succession. So या तो एडवोकेट हो या वो जज हो हाई कोर्ट के. एंड देर इज अनदर क्राइटेरिया दैट इज डीम्ड टू बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट बाय प्रेसिडेंट. अगर प्रेसिडेंट साहब किसी को डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट मानते हैं, उनको भी वो अपॉइंट कर सकते हैं. तो ये हमारे यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है वो दे रखा है. अब बात आती है who administer the oath. तो that oath administering part is done by president. president जो है वो शपथ ग्रहण समारोह करवा देते हैं. ओके और यहाँ पे भी वैसा ही है. सो यू कैन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, शी वाज एडमिनिस्ट्रिंग द ओथ टू हिम. तो नेक्स्ट जो है अगर आप देखेंगे ओथ ले के लिए जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज गिवन इन थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो वहां गिवन है. देर इज नो मिनिमम एज दैट इज मेंशन. चीफ जस्टिस के लिए कोई मिनिमम एज मेंशन नहीं है. हाँ, रिटायरमेंट एज इज 65 इज द रिटायरमेंट एज. ओके, ही मे रिजाइन बिफोर 65 बाय राइटिंग इट टू द प्रेसिडेंट. अगर वो रिजाइन करना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट को लिख के रिजाइन भी कर सकते हैं. हाँ, रिटायरमेंट के बाद वो फर्दर किसी भी कोर्ट के अंदर जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते एज अ लॉयर. ओके, वो लॉयर की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. ये उनके ऊपर कंडीशंस लगी है पोस्ट रिटायरमेंट की. अब इस टाइप की कंडीशन क्यों लगाई जाती है? दैट इज टू मेक श्योर दैट ही मेंटेन्स इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी ड्यूरिंग हिज टेन्योर. जब वो जस्टिस रहे होंगे, मतलब जज रहे होंगे, उस टाइम पे वो बिल्कुल इम्पार्शियल रहें. कि ऐसा ना हो कि कोई जज ये सोचे कि रिटायरमेंट के बाद मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी तो मुझे इस पार्टी को फेवर करना है, इसको नहीं करना है. उस टाइप की चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. दैट इज व्हाट इज बीइंग हाईलाइटेड. ओके, उस रीजन की वजह से जो है ये चीज रखी गई है, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी. अब ये एक पीवाईक्यू देख लीजिए आप. सो दिस पीवाईक्यू इज अबाउट discuss the desirability of greater representation to women in the higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness. अब आप एक डाटा है 1950 से लेके 2009 तक, there were only 3 women judges in Supreme Court. ओके, तो हमारे पास ये डाटा भी रहा है कि 3 ही रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज हाईलाइटेड हियर. ना नॉट जस्ट दैट, हाई कोर्ट की अगर आप बात करोगे 11% ही रहा है उनका रिप्रेजेंटेशन. हाँ, अगर आप लोअर जुडिशरी की बात करते हो, स्टिल द रिप्रेजेंटेशन इज 30%. यू विल सी कि फीमेल जजेस 30% के राउंड आपको मिल जाती हैं, बट ओनली इन द लोअर जुडिशरी. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग हाईलाइटेड हियर. ये चीज यहाँ पे बताई जाती है. अब आप इस चीज को देखिए कि इसको लेके करेंगे क्या. आप देखो, प्रॉब्लम तो सिंपल सी है कि पेट्रियार्की है, और पेट्रियार्की जो है वो आपको हर जगह विजिबल हो जाएगी. ओके, सो दैट इज द रियलिटी. एंड अदर क्वेश्चन इज दिस, शुड वी हैव रिजर्वेशन अरेंजमेंट? क्या जुडिशरी के अंदर रिजर्वेशन करना चाहिए? ये एक सवाल है. सो दैट इज अ डिबेट. ओके, ये डिबेट है कि बाकी जैसे आप देखेंगे पंजाब के अंदर, इन पंजाब देर इज दिस 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन एडमिनिस्ट्रेशन. वहां पे ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिविल सर्विसेज होती है उधर सीट्स रिजर्व है. नाउ द पॉइंट इज दिस, क्या वैसा ही अरेंजमेंट हमें जो है स्टेट में लोअर जुडिशरी में जुडिशरी के लेवल पे किया जाना चाहिए? अब ये सवाल है. सो दैट इज अ डिबेट विच हैज टू बी डन. ओके, तो ओपन एंडेड है ये. अगर वो आप कर देते हैं, डेफिनेटली यू कैन से आफ्टर दैट इंप्रूवमेंट कैन बी एक्सप्लोर्ड. बट बिफोर दैट दिस माइंडसेट हैज टू बी डेल्ट. बिल्कुल इस माइंडसेट को ठीक करना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज नॉट जस्ट द प्रॉब्लम ऑफ जुडिशरी, बाकी एरियाज में भी इसी टाइप की समस्या जो है वो रहती है. आगे बढ़ेंगे. Moving further, okay, so next is related to this political news. Will not look into that. Okay, इस पे नहीं चलते हैं. And we'll move to this. अब बात आ रही है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की. तो there is this COP 16 उसकी जो है अभी हुई है. ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की है, ये डिफरेंट है. ओके, एंड इट टुक प्लेस इन कैली इन कोलंबिया. सो वहाँ पे जो है ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी कि बायोडाइवर्सिटी को हमें कैसे सेव करना है.
और इधर से एक कंक्लूजन आया, दैट इज कैली फंड विच हैज बीन यू कैन से अनाउंस्ड। आइडिया क्या है, ये $700 बिलियन ओके इकट्ठा करने वाले हैं डाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन को लेके। नाउ आइडिया इज दिस कि भी इस कंक्लूजन में निकले हैं कि एक परमानेंट बॉडी बनाई जाएगी दैट विल वर्क फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ओके, and this is the idea and it's a great idea because you need to find the local solutions। आपको local solutions ही find करने होते हैं और टॉप डाउन अप्रोच नहीं चलती है, बिकॉज वी डू हैव डाइवर्सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड और सभी कंट्रीज का अपना सिस्टम रहता है। ओके, अच्छा, देन फंडिंग का आइडिया जो है दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंडिजिनस कम्युनिटीज फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स। बिल्कुल, बायोडाइवर्सिटी डिफेंस के ऊपर फोकस होगा। आप जो है इन्वेजिव स्पीशीज को रोकने के लिए गाइडलाइंस अनाउंस करेंगे, ये एक आइडिया निकाला इन्होंने। मरीन कंजर्वेशन को फोकस करेंगे। अपग्रेडेड द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस फॉर इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मरीन एरियाज। बिल्कुल, आप आइडेंटिफाई कीजिए एंड देन यू कैन वर्क अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ दैट। वन हेल्थ अप्रोच, वन हेल्थ अप्रोच, देयर इज दिस प्रपोजल ऑफ ग्लोबल एक्शन प्लान। वन हेल्थ अप्रोच क्या है, देखिए, ह्यूमन हेल्थ इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम इकोलॉजी। आपकी इकोलॉजिकल हेल्थ या मैं वाइल्ड लाइफ हेल्थ की बात करूं, उससे आपकी ह्यूमन हेल्थ अलग नहीं है, दे आर इंटर रिलेटेड। दैट इज दिस वन हेल्थ अप्रोच, उसके ऊपर फोकस लाया जाएगा। एंड देन फोकस विल बी ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी। ओके, सो देखिए, सिंथेटिक बायोलॉजी पे फोकस होगा कि आप लैब मेड सॉल्यूशंस निकालें। जो भी प्रॉब्लम्स हैं लेबोरेटरी के अंदर आप सॉल्यूशंस निकालें, आर्टिफिशियल निकालें, सो दैट वी कैन वर्क अपॉन इन फैसिलिटेटिंग इकोलॉजिकल रिस्क मैनेजमेंट। उसके थ्रू आप ये करेंगे, तो दैट इज द आइडिया ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, अब इसके अंदर क्या क्या किया गया, देखिए, फाइनेंशियल कमिटमेंट आई है 700 बिलियन ईयर की, अभी तक ये पूरी नहीं हो पाई है। ओनली 163 मिलियन हैज बीन प्लेज्ड। अब आप डिफरेंस देख लो कितना बड़ा है। ओके, तो अनरियलिस्टिक से गोल्स हैं हमारे यहाँ पे। एक तरफ आप क्लाइमेट चेंज के लिए भी पैसा देंगे, कंट्रीज वो नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको लगता है कि डाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए वो देंगे। देयर इज अ सीरियस डाउट अबाउट इट। सो ओनली 44 countries they submitted their national biodiversity strategies। सिर्फ 44 ने सबमिट किया है, लोगों के पास होगा ही नहीं ऐसा। देन लैक ऑफ मैंडेटरी एनफोर्समेंट फॉर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। हमने बना तो दिया लेकिन उसके ऊपर ग्राउंड पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बिकॉज वी डोंट हैव द एनफोर्सिबिलिटी। ये सबसे बड़ी समस्या है। और जो हमारे यहाँ पे पेरिस डील हुई थी, जिसके अंदर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड जो टारगेट थे, सीबीडीआर जिसको बोल रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। हाउ यू आर गोइंग टू एनफोर्स इट। कंट्रीज जो है वो प्रोमिस कर रहे हैं बट प्रोमिस ग्राउंड पे नहीं उतरते हैं, तो ये जो है सबसे बड़ी समस्या रही है। नाउ पॉइंट इज दिस, व्हाट रोल इंडिया इज प्लेइंग। सो वी डू हैव आवर नेशनल प्लान, हमने हमारा नेशनल प्लान बनाया है, उसे अपडेट भी किया है एज पर द ग्राउंड रियलिटी एंड न्यू रिक्वायरमेंट्स। ओके, एंड बाकी चीजें हम कर रहे हैं। इंडिया का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। अगर आप फ्यूचरिस्टिक पॉइंट पे देखेंगे, सो वी नीड टू हैव दिस फाइनेंशियल अरेंजमेंट, बिल्कुल इसे पूरा करना पड़ेगा। कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए। ओके, आपको सब कुछ एक साथ एड्रेस करना है, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन क्राइसिस। यू टॉक अबाउट एनी सिटी, आज हर देश के अंदर जो है पोल्यूशन की प्रॉब्लम चल रही है, तो सब जगह ये समस्या है। देन देर इज दिस फोकस ऑन सेटिंग एंड अचीविंग COP17 इन अर्मीनिया। तो ये गोल्स जो है हमारे, अब अर्मीनिया के अंदर हम लोग जाके इसको सॉर्ट आउट करेंगे, मींस दैट इज समथिंग दैट वी वांट टू अचीव इन फ्यूचर। तो ये सारी चीजें हैं आपकी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड। नाउ आगे बढ़ते हैं सीधा। तो आज का जो सेशन था वो काफी बड़ा था। ओके, एलएसी एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं, तो इस पे क्या एडिटोरियल आया है देखिए। सो द पॉइंट इज दिस, अब डिसएंगेजमेंट तो चल रहा है हमारा। ओके, so that is going on and it's a great news, both the countries they are disengaging, but point is this, what are the new SOPs, standard operating procedures क्या होंगे, engagement के नए rules क्या होंगे। okay, how you are going to engage with Chinese, न्यू रूल्स क्या होंगे। सो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब हमें एक्सप्लोर करना है।
पेट्रोलिंग अभी शुरू हो गई है, वो भी पेट्रोल कर रहे हैं, हम भी पेट्रोल कर रहे हैं, दैट इज स्टिल गोइंग ऑन. सो प्रेजेंटली आपने टेंशंस को ईज आउट कर दिया है, दैट इज वन थिंग. देर आर अदर डिस्कशंस दैट आर देयर, ट्रेड को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, फ्लाइट्स को लेके, वीजास को लेके, ये पैरेलल चलता रहेगा. ओके कि टाइज को कैसे बेटर करना है, ये अब हमारा फोकस होगा. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, गलवान इंसिडेंट इट वाज अ वाटरशेड. ये इंडिया चाइना रिलेशन के बीच में एक वाटरशेड था. क्यों ये वाटरशेड था? बिकॉज ऑफ द वायलेंस एंड द डेथ दैट वाज देयर. ये चीज इतने सालों में नहीं हो रही थी, लेकिन ये अब हमने रजिस्टर की है. तो अभी ये सिचुएशन ऐसी दोबारा ना आ जाए, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट. सो चैलेंजेस अभी भी खत्म नहीं हुए हैं. फर्स्ट यू हैव टू गो फॉर द ग्राउंड वेरिफिकेशन कि क्या रियलिटी में चाइना ने डिसएंगेज किया है, दैट इज वन पॉइंट. देर इज लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन न्यू पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स, कैसे फर्दर हमारी फोर्सेस पेट्रोल करेंगी. बिकॉज पेट्रोलिंग के अंदर होता क्या है, डिफरेंसेस अभी भी हैं. किस चीज को लेके डिफरेंसेस हैं आपके? परसेप्शन ऑफ बॉर्डर. ओके, हमारे हिसाब से बॉर्डर अलग है, चाइना के हिसाब से बॉर्डर अलग है. दैट परसेप्शन स्टिल परसिस्ट, एंड टिल द टाइम वो डिफरेंसेस हैं, सिचुएशन दोबारा खराब हो सकती है. सो दैट इज समथिंग विच इज देयर. अब देखिए हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इसका देख लीजिए. सो दिस क्लैश टुक प्लेस इन 2020, लेकिन उससे पहले की घटनाओं को आपको देखना पड़ेगा. जम्मू एंड कश्मीर पे आर्टिकल 370 इंडिया ने हटाया. ये उसका भी रिएक्शन आप बोल सकते हो सकता है कि वो जो आर्टिकल 370 हटा है वो तो लद्दाख वाले एरिया में भी हटा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट चाइनीज दे वर नॉट हैप्पी. उसका भी रिएक्शन आप देख सकते हैं. तो चाइना की तरफ से क्या जो है चीजें की जा रही हैं. सो दे वांटेड टू कंट्रोल द सिचुएशन. ओके, पूरे सिचुएशन को वो चाइना डिक्टेट करना चाहता है, दैट इज वन. देन इट वाज अ रिस्पॉन्स टू द इंडियाज बॉर्डर स्ट्रेटजी जो हमने की. आर्टिकल 370 आपने एब्रोगेट किया, उसका ये रिस्पॉन्स था. अनदर पॉइंट जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन की है यहाँ पे, आज की डेट में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है. अभी तक हमें नहीं पता कि वहां पे सिचुएशन क्या है. सो यू हैव टू हैव दैट आइडिया हियर. अदर थिंग इज दिस, वी हैव टू गो बियॉन्ड रिएक्टिव पॉलिसीज. आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बना के काम करो कि हाउ टू टैकल चाइना. दैट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि बॉर्डर एरिया में दोबारा इस टाइप की चीजें होती रहेंगी, एंड वी डोंट वांट टू बी ऑन अ, यू कैन से, बैकफुट. आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप बैकफुट पे आए. सो द पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर डिस्कशन सराउंडिंग पब्लिक ट्रस्ट कम्युनिकेशन, ये बिल्कुल चीज है यहाँ पे. ओके, फ्यूचर में हमें देखना पड़ेगा. देन देर इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर शिफ्ट्स इन जियो पोलिटिकल लैंडस्केप. अब ये जरूरी है कि यूएस इज टर्निंग टू बी वीक. एज यूएस इज टर्निंग टू बी वीक, क्या हम यूएस के ऊपर आउटराइटली रिलाई कर सकते हैं? हाउ वी विल मैनेज आवर रिलेशन विद चाइना, क्योंकि चाइना के साथ आपका रिलेशन जो प्राइमरीली होने वाला है, दैट इज कंपटीशन. ओके, प्लस कोऑपरेशन, बोथ विल गो पैरेलली. दोनों की दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी, एंड इन दैट केस देयर विल बी टफ सिचुएशन दैट विल बी इन. वो टफ सिचुएशंस हमारे यहाँ पे आती रहेंगी. ओके, ये चीज खतरनाक है. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू मैनेज. तो आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी इसलिए चाहिए, एंड वी नीड ट्रांसपेरेंसी. बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो सिस्टम कि किस टाइप का यहाँ पे रहने वाला है. चलिए, सो मूविंग फर्दर, आगे चलते हैं. गिविंग शेप टू इंडियाज कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म. ओके, सो वी लुक इनटू दिस. अब देखिए क्लाइमेट फंडिंग की बात हो रही है, ये हेडिंग गलत हो गई है. ठीक है, बात यह है यहाँ पे क्लाइमेट क्रेडिट मैकेनिज्म की है. आप क्लाइमेट चेंज रोकना चाहते हो, वी वांट टू स्टॉप दैट, बट क्वेश्चन इज हाउ. इफेक्टिव तरीका क्या होगा? मोस्ट इफेक्टिव थिंग इज यू हैव टू इंसेंटिवाइज. आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा. किस चीज को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा? क्लीन टेक्नोलॉजी को. ओके, हाई प्रोडक्टिविटी को, एफिशिएंसी को. कैसे ये हो पाएगा? ये तभी हो पाएगा जब आप उसके अंदर मॉनेटरी एंगल ऐड कर दोगे, पैसे का मामला. ओके, मतलब टेक्नोलॉजी को क्लीन करना,
अपने आप को एफिशिएंट बनाना, अगर आपको पैसा दे रहा हो, इफ दैट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू, ओके, ये सारी प्रैक्टिसेस आपके लिए एक एडिशनल इनकम बन जाए, तो आपके लिए इंसेंटिव होगा, यू विल डू एवरीथिंग टू स्टॉप द पोल्यूशन, यू विल अडॉप्ट द क्लीन टेक्नोलॉजी। ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे जरूरी चीज है, एंड दैट्स व्हाई द फोकस इज ऑन कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मैकेनिज्म। अब देखिए इंडिया ऑलरेडी इस पे आगे बढ़ चुका है। वी हैव एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट विच मैंडेट्स फॉर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। बिल्कुल, अगर आप अपने यहाँ पे पोल्यूशन कम करते हैं तो आपको कार्बन क्रेडिट मिलते हैं। उस कार्बन क्रेडिट से आप करेंगे क्या, आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हो। दैट इज व्हाट वी हैव हियर। और इतना ही नहीं है, इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट आने वाले टाइम पे फिक्स करने वाली है द टारगेट्स, कि आपके पास इतने कार्बन क्रेडिट्स होने चाहिए। ओके, तो उस केस में क्या होगा, द कंपनीज विच आर पोल्यूटिंग, जैसे पेट्रोलियम, वहां पे दे विल बाय आउट, वो कार्बन क्रेडिट्स को बाय करेंगे। किन से बाय करेंगे, जो कंपनीज क्लीन टेक्नोलॉजी लेके आ रही हैं, जैसे कि दिल्ली मेट्रो, इट इट इज रिड्यूसिंग द एमिशंस, काफी एमिशंस को कम कर रही है वो, सोलर पैनल एंड ऑल दे आर यूजिंग, तो दे विल हैव कार्बन क्रेडिट। नाउ दे कैन सेल दैट कार्बन क्रेडिट टू अदर प्लेयर्स। ओके, वो इसके बारे में आइडिया है। अब देखिए इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। आइडिया क्या होगा, रिस्क क्या है इसमें, ग्रीन वॉशिंग का। ग्रीन वॉशिंग की क्या प्रॉब्लम होती है, व्हाट विल दे डू, दे विल जस्ट ट्राई टू गिव अ कलर, कि रियलिटी में ग्राउंड पे कुछ भी एफर्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ ऐसे दिखाया जाएगा कि हमने जो है ऊपर ऊपर से, कि हाँ जी हमने अपने टारगेट अचीव कर लिए हैं, ऐसा भी होता है। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिंजेंट अबाउट। उस केस के अंदर अकाउंटेबिलिटी आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। देन आइडिया इज, जो प्रपोज मैकेनिज्म है, टू एस्टैब्लिश अ नेशनल रजिस्ट्री टू ट्रैक कार्बन क्रेडिट। बिल्कुल, ये हम कर सकते हैं कि हाउ थिंग्स आर हेडिंग, विच कंपनीज आर पुटिंग अप एन एफर्ट, कौन सी कंपनीज एफर्ट कर रही हैं, बिल्कुल आप इस चीज को लेके आ सकते हैं। तो ये रजिस्ट्री मेंटेन करना जरूरी है। सो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी, एंड देन यू कैन से देयर आर अदर थिंग्स that we have to match the global standards, whatever effort that we are putting in। जो इंटरनेशनल मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ के स्टैंडर्ड्स है कि नहीं, दैट इज समथिंग वन हैज टू बी लुकिंग इनटू। देन कंप्लायंस एस्पेक्ट, सो ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो टू मेक श्योर दैट कंपनीज आर कंप्लाइंग टू दैट, एंड इट शुड बी विजिबल टू एवरीवन। तो ये अकाउंटेबिलिटी जो है ये फिक्स करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी हैव सीन दिस, विदाउट अकाउंटेबिलिटी यू विल नॉट सी situations moving on the ground, efforts आपको नहीं नजर आएंगे। so that is something which has to be done। अब देखिए इसके लिए किया क्या जा सकता है, there can be a provision for regular audits, tracking mechanism आप लेके आ सकते हो, independent audits आप करवा सकते हो, आप climate audits कर सकते हो। ओके, सो वो सारी चीजें की जा सकती हैं, ये बिल्कुल इजीली डुएबल है। चैलेंजेस इसके अंदर क्या होंगे, देन देर इज दिस हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन सिस्टम। नाउ अगेन यू विल रिक्वायर मनी, आपको इन सब चीजों के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। सो अगेन देर इज अ शॉर्टेज ऑफ फंड दैट इज देयर, तो वो एक मुद्दा यहाँ पे जरूर रहने वाला है। और इंडिया की अगर आप बात करोगे, we already have this carbon credit mechanism and it requires rigorous enforcement। आपको बिल्कुल इसे enforce करवाना पड़ेगा, and you have to make sure that it is in line with the international standards। ये international standards के हिसाब से होना चाहिए, that is what is the general conclusion that we have here। okay, so आगे बढ़ेंगे अखबार के अंदर, तो देखिए ending discrimination in prisons। okay, so there is this Supreme Court judgment which talks about दिस प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन प्रिजन्स। अब देखिए होता क्या था, कि आप जो है प्रिजनर्स को सेग्रीगेट करके रखते हो। ओके, सेग्रीगेट करके रखने में जो उनको फैसिलिटीज मिलती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। ये चीज बहुत ही अलार्मिंग है, हाउ कैन वी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम। मतलब एक पॉलिटिकल, कोई बड़ा पॉलिटिशियन अगर जेल जाएगा तो उसको तो आप अखबार भी दोगे, टीवी वगैरह का भी अरेंजमेंट किया जा सकता है। ओके, रूम्स, टीवी रूम, कॉमन रूम आप बना सकते हो, दोज थिंग्स कैन बी डन, बट दैट इज नॉट गुड फॉर एवरीवन, बिल्कुल सबके लिए ठीक नहीं है। एंड इट इज इररेशनल, आर्बिट्रेरी, कि आप इस तरीके से डिफरेंशियल जो है वो चीजें क्रिएट कराते हो। ओके,
तो ये सारी चीजें हैं, तो कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया है भी, राइट टू इक्वालिटी के अंडर आप चीजों को देखोगे, ठीक ठीक है, सजा मिली हुई है वो बात अलग है, बट राइट टू इक्वालिटी तो एक प्रिजनर का भी होता है, तो वो अंडरमाइन नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज समथिंग बीइंग हाईलाइटेड हियर। सो अदर देन दैट, आगे देखिए, जर्मनी ओपन्स डोर्स टू स्किल्ड इंडियंस एमिड द ग्लोबल वीजा कट्स। ओके, अब देखो जर्मनी ऑलरेडी एक क्राइसिस सिचुएशन डील कर रहा है, दो तीन क्राइसिस सिचुएशन है। एक, वहां की पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन द सेंस जर्मन पॉपुलेशन भी एज कर रही है, तो ये उनके लिए क्राइसिस है, ठीक है। इन दैट सिचुएशन देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, वहां पे शॉर्टेज चल रही है स्किल्ड वर्कफोर्स की। लेकिन जर्मनी के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, जर्मनी में सबसे बड़ा चैलेंज है लैंग्वेज। ओके, सो कैन वी ट्रेन सर्टेन नंबर ऑफ इंडियंस हु आर कन्वर्सेंट इन जर्मन लैंग्वेज, ये सबसे बड़ा डाउट है। तो इंडियन आईटी इंडस्ट्री, इफ वी वांट टू टैप इट, इट शुड बी थ्रू जर्मनी। बिल्कुल हम जर्मनी को एज अ टारगेट हम देख सकते हैं, डेस्टिनेशन देख सकते हैं, स्पेसिफिकली इन अ सिचुएशन जब कनाडा की सिचुएशन ठीक नहीं है, जब यूएस कनाडा दोनों ही इमिग्रेशन को लेके काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो उस सिचुएशन में जर्मनी एक अच्छी डेस्टिनेशन हमारे लिए हो सकती है। दैट इज व्हाट द आइडिया इज। ओके, सो विल मूविंग टू नेक्स्ट, कैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाइनली क्लेम अ माइनॉरिटी स्टेटस, क्या एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस मिलेगा, ये सवाल यहाँ पे इन्होंने उठाया है। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, प्रीवियस रूलिंग क्या थी, अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस टाइम पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस डिनाई कर दिया गया था। एएमयू एस्टेब्लिश की गई थी 1920 में। ओके, अब देखो एएमयू एक्ट से एस्टेब्लिश की गई थी एंड इट वाज बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले ही जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे सवाल जो उठाया गया था, सवाल मेजरली ये था कि आर्टिकल 30 विच हैज अ प्रोविजन कि माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाने अलाउड है, ठीक है। अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए माइनॉरिटीज अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुद मैनेज कर सकती हैं, ऐसा उनको एक राइट दिया गया है। नाउ द पॉइंट इज दिस, जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बनाया गया वो था कि भी ये राइट उन इंस्टीट्यूशंस को नहीं होगा जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद बनेगा। तो इस डिबेट के राउंड चीजें चली। ओके, सो जो बाशा जजमेंट था, उन्होंने अफर्म किया था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है वो नहीं दिया जा सकेगा। अब उसी चीज को ओवरटर्न किया है इन द रीसेंट जजमेंट। ओके, तो रीसेंट जजमेंट ओवरटर्न द अजीज बासा रूलिंग and it established that statutory recognition does not nullify minority character, कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन को स्टेचुटरी स्टेटस मिला हुआ है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये एक्ट के थ्रू है, ये कानून के थ्रू है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो माइनॉरिटी स्टेटस लूज आउट कर देगा। उनके पास भी वो आर्टिकल 31 एक 30 की प्रोटेक्शन रहेगी। ओके, सो आर्टिकल 31 सेक्शन 1 प्रोटेक्ट्स द राइट टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटी स्टेटस इज नॉट लॉस्ट इफ एडमिनिस्ट्रेशन इज सोलली विद इन द कम्युनिटी। अगर कोई कम्युनिटी खुद अपने आप मैनेज कर रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो माइनॉरिटी स्टेटस लूज कर देंगे। दैट इज वन थिंग। ओके, रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट माइनॉरिटी स्टेटस, ये भी इन्होंने ऑब्जर्व किया है। अब डिसेंट यहाँ पे था, तीन जजेस जो हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था, उन्होंने अपनी चीज यहाँ पे बताई, ठीक है, बट नेवरदलेस मेजोरिटी जो है वो इस फेवर में थी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी, देयर इज अनदर यू कैन से केस गोइंग ऑन। तो नेक बेंच ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो खन्ना साहब है, ही इज हेडिंग दैट एंड ही इज नाउ लुकिंग इनटू दिस पार्ट, क्या एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस मिलेगा कि नहीं। तो ये भी अभी थोड़े दिन के अंदर जजमेंट आ जाएगा। सो अभी आज ये डिबेट चल रही है, क्लियर। So this is what the big idea is, and Aligarh Muslim University is still commanding the minority status. That is what the conclusion is. तो अदर देन दैट, देखिए डिजिटल करेंसी की तरफ सारे चल पड़े हैं, तो डिजिटल यूरो आ गया है। ओके, सो दैट इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर सिटीजन। अब क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वी आर ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव डिजिटल रूपी। हमारे यहाँ पे भी बातचीत चल रही है कि इंडिया के अंदर भी डिजिटल रूपी बनाया जाए, डिजिटल करेंसी बनाया जाए। सो इट विल बी अ लर्निंग लेसन।
हम इनकी मिस्टेक से लर्न कर सकते हैं। आप इसको समझ लीजिए कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। चाइना ऑलरेडी इसके ऊपर बना चुका है, दे ऑलरेडी हैव द डिजिटल करेंसी। ओके, तो इट इज नॉट जस्ट वी आर हैविंग, चाइना इज ऑलरेडी हैविंग। उनके भी एक्सपीरियंस को आप स्टडी कर सकते हो, बिकॉज इट कैन रिड्यूस द प्रिंटिंग कॉस्ट। अगर आप सब कुछ डिजिटल चल रहे हो तो उससे प्रिंटिंग कॉस्ट हमारा काफी कम हो जाएगा। ओके, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो हम यहाँ पे देख के चल रहे हैं। टॉकिंग अबाउट दिस, आगे देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर कंसर्न्स हैं कुछ ना कुछ। कंसर्न क्या होगा? प्रिवेसी का एक कंसर्न होगा, डेटा सिक्योरिटी का कंसर्न होगा। ओके, बिकॉज सब कुछ डिजिटल हो रहा है अब यहाँ पे। तो आप कैसे इस चीज को मेक श्योर करोगे, ये एक पॉइंट है जिसको लेके चलना है। पीपल आर वेरी, यू कैन से, कंसर्न्ड अबाउट देयर डाटा सिक्योरिटी। बहुत वो कंसर्न रहते हैं इन चीज़ों को लेके, एंड द गवर्नमेंट्स दे हैव टू मेक श्योर कि इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सो दैट इज समथिंग दैट वन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस अबाउट। मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं। सो देयर इज नथिंग हियर, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। ओके, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बैट्स फॉर ट्रेड इन नेशनल करेंसीज अहेड ऑफ रशिया मीट। अब ये देखो, ये एक जरूरी चीज है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, दिस इज जरूरी चीज। हम इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं। अगर आप ग्लोबल पावर बनेंगे तो आप चाहेंगे कि इंटरनेशनलाइज आपकी करेंसी हो। ओके, सब लोग ये चाहते हैं। क्यों ये जरूरी है? बिकॉज अभी डॉलर का डोमिनेंस चल रहा है, और डॉलर डोमिनेंस में प्रॉब्लम क्या होता है? समथिंग इज हैपनिंग इन यूएस। यूएस के अंदर कुछ भी होता है, उसका इम्पैक्ट हर जगह विजिबल होने लग जाता है। इफ यू आर ट्रेडिंग इन योर ओन करेंसी, अगर आप अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है वो मिनिमाइज किया जा सकेगा। ओके, करेंसी फ्लक्चुएशन, वैल्यू फ्लक्चुएशन, दैट कैन बी रिड्यूस्ड। दैट इज व्हाट मिस्टर, यू कैन से, एस जयशंकर इज हाईलाइटिंग। तो ये एक अच्छी चीज है कि अगर आप लोकल करेंसीज में जो है आपस में ट्रेड करते हैं। सो दिस इज अ बिग आइडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बिजनेसेस पे चलेंगे। मैंने आपको बताया जर्मनीज सर्विस सेक्टर कैन हेल्प ओवरकम द इंडस्ट्रियल ग्लूम। ओके, अब देखो एक रियलिटी बताता हूँ आपको। 2023 में इट वाज द जर्मन्स, देखो G7 कंट्रीज जो थे, ओके, G7 कंट्रीज में सिर्फ जर्मनी ही था जिसकी इकोनॉमी श्रिंक हुई थी, बाकी किसी की इकोनॉमी श्रिंक नहीं हुई थी। जर्मनी की इकोनॉमी जो है वो श्रिंक हुई थी। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। वहां पे हम कह तो रहे हैं कि भी आप सर्विस सेक्टर में जाओ और जो है पैसे कमाओ, बट ये हकीकत है प्रेजेंट। दे आर बैडली हिट, सरकार भी गिर गई है बिकॉज ऑफ दिस। एंड प्रॉब्लम इज दिस, रियल टर्म, नियर टर्म में कोई सोल्यूशन आता भी नहीं दिख रहा है। तो ये एक चीज होगी जो हमें देखना होगा। नाउ व्हाट यू नीड टू नो अबाउट चाइनाज $1.4 ट्रिलियन डेट पैकेज। ओके, सो चाइना इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग। काफी बड़ा उन्होंने ये पैकेज दिया है इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए। नाउ द पॉइंट इज दिस, फॉर हाउ लॉन्ग? क्योंकि दिस इज नॉट द फर्स्ट पैकेज दैट दे हैव गिवन। कब तक चाइनीज गवर्नमेंट वहां की इकोनॉमी को संभालती रहेगी? ऑलरेडी कंपनीज दे आर फॉलोइंग द चाइना प्लस वन पॉलिसी। अब ये चाइना प्लस वन पॉलिसी क्या है? सो इंडस्ट्रीज, व्हाट दे आर प्लानिंग हियर, they will maintain one production base in China। एक चाइना में प्रोडक्शन बेस जो अभी उनका एग्जिस्ट कर रहा है वो चलता रहेगा। उसके अलावा वो एक ऑल्टरनेटिव भी क्रिएट करेंगे। ओके, एक और दूसरा बेस भी बनाएंगे जहां पे वो प्रोड्यूस कर सके। अब ऐसा इसीलिए क्यों हुआ? क्योंकि कोरोना टाइम पे हमने देखा पूरी दुनिया जो है चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थी और शॉर्टेज हो गई थी प्रोडक्ट्स की। तो वो सिचुएशन दोबारा ना हो, दैट्स व्हाई दे वांट टू हैव एन ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन बेस। दैट इज व्हाट दिस आइडिया इज अबाउट। कितना ये इफेक्टिव होगा, कितना नहीं होगा, दैट वी हैव टू सी। अच्छा, दूसरा एक सवाल इसमें ये निकल के आता है, क्या इससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट आने वाला है क्या? ओके, ये डाउटफुल है। जरूरी नहीं है कि वो सब लोग इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे। ये इस पे डिपेंड करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर। हम कितना फैसिलिटेट करने वाले हैं
तभी आप जो है बिजनेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वियतनाम। ओके, ऑलरेडी हमने देखा ये कि वियतनाम के अंदर काफी इन्वेस्टमेंट, काफी ऐसी चाइनीज कंपनीज हैं जो वियतनाम चलेगी, जो इंडोनेशिया चलेगी। इंस्टेड ऑफ कमिंग टू इंडिया कि हम ये सोचें कि हम बैठे रहेंगे कुछ नहीं करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और आपके यहाँ पे बिजनेस आ जाएंगे, सो दैट इज अनलाइकली, इतना स्मूथ नहीं होता भाई। ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी होती है। क्लियर? सो आगे बढ़ते रहिए, देखेंगे एडीबी इंक्रीजेस द क्लाइमेट फाइनेंस बैक्ड बाय यूएस जापान प्लेज। सो दिस इज द गुड डेवलपमेंट। ओके, तो अभी $7.2 बिलियन वो एडिशनल देंगे। पॉइंट इज दिस, ये इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज वी नीड फंडिंग, हमें फंडिंग की जरूरत है, और जापान और यूएस दोनों ही आपके अच्छे दोस्त हैं, और एडीबी के अंदर ये दो मेजर प्लेयर्स हैं जिनका डिसाइसिव रोल रहता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर। तो वी कैन easily facilitate lot of climate funding in India. That is what the idea is. Okay, आगे चलिए देखते हैं क्या खास चीज है। ओके, सऊदी कुवैत में फिल लोकल्स इन स्किल्ड जॉब हैंडल्ड बाय माइग्रेंट्स। अब देखो, ये इंडिया के लिए भी एक, हमारे लिए भी एक सरदर्दी हो सकती है। क्यों मैं बता रहा हूं? हमारे यहाँ पे $60 बिलियन जो है, कम से कम, ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, इतने के रिमिटेंसेस आते हैं सिर्फ मिडल ईस्ट से। मैं पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ सिर्फ वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट के रीजन से $60 बिलियन के अराउंड का हमारे पास रिमिटेंस आता है। और वहां पे इंडियंस हैं जो वहां काम करते हैं और अपनी फैमिलीज को यहाँ पे पैसा भेजते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर स्किल्ड जॉब्स में वो लोकल्स को हायर करेंगे तो इंडियंस के लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम हो जाएगी। सो दैट इज समथिंग विच इज देयर। हाँ, हालांकि सेमी स्किल्ड के अंदर जो है वो चलता रहेगा, सेमी स्किल्ड में ही इंडियंस ज़्यादा जाते हैं वैसे, अगर जो मिस वेस्ट एशिया की बात करेंगे। बट दिस इज द पॉलिसी दैट दीज नेशंस आर गोइंग टू कम अप विद। तो हमें थोड़ा सा इसको लेके भी जो है सचेत रहना है, क्योंकि इंडिया के अंदर इसका असर देखने को मिलेगा। वो लोग इंडिया में ही अब जॉब्स मांगेंगे जो पहले बाहर नौकरी ढूंढ लेते थे, एंड दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें सोचनी है, समझनी है, एंड दिस इज व्हाट वी हैव। ये था आज का आपका सेशन, सो दैट्स इट फॉर द डे देन। थैंक यू वेरी मच। ओके, एंड इफ दिस सेशन इज एडिंग वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, please do give us a like, and please do share it, and please do subscribe. Okay, so that is what the big idea is. So thank you.